देखिए, आपका अनुच्छेद 19 चल रहा था और 19 में आपका केवल और केवल अभी जो पढ़ाया जा रहा था वह आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत के सभी नागरिकों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है। आपका और इसका व्यापक क्या क्या महत्व है ये हम बता रहे थे। इसमें तमाम चीज़ें हम बताए थे और आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। अब ये आया फिल्मों की स्वतंत्रता, यानी कि क्या आप धारावाहिक बनाकर या कोई फिल्म बनाकर क्या आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि नहीं, ये समस्या आती है। और फिल्मों का जो बंटवारा है, हम केस बताए थे आपका अब्बास का, कि ख्वाजा अहमद अब्बास का, कि जो 14 में भी बताया था अनुच्छेद, कि फिल्मों का जो बंटवारा है ए और यू में, ए मतलब कि केवल एडल्ट देखेंगे और यू यानी कि यूनिवर्सल यानी कि सभी देख सकेंगे। क्या ये बंटवारा अनुच्छेद 14 का वायलेशन करता है कि नहीं? नहीं करता, क्योंकि आपका बच्चों के लिए अश्लीलता आपका न दिखाई जाए। बड़ों को भले अश्लील फिल्में देखने का हक होगा, ये बंटवारा रिजनेबल है और इसमें कोई आपका बुराई नहीं है। अब यह है कि क्या फिल्मों के माध्यम से या धारावाहिक के माध्यम से, नौटंकी के माध्यम से, उसको और क्या बोलते हैं, ये जो मंचन किया जाता है ड्रामा और हाँ नाटक, क्या नाटक या रंगमंच के माध्यम से आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये भी आपका अनुच्छेद 19(1) में समाहित है और आप अपने विचार फिल्मों के माध्यम से भी कर सकते हैं, नाटक के भी माध्यम से। लेकिन फिल्मों पर जो रोक लगाई जा सकती है, जो इसमें अनुच्छेद 19(1) में 8 आधार दिए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक के आधार पर फिल्मों का प्रसारण रोका जा सकता है। तो आप देख ही रहे हैं, भारत में तमाम फिल्मों को लेकर काफ़ी विवाद रहता है और कभी काल मांग की जाती है कि इसका प्रसारण क्या किया जाए और रोका जाए। टाट में भी आप पढ़े होंगे केस आपका, केस ही नहीं याद आ रहा, देखिए आगे छोड़िए, अब आगे चला जाए। केस याद नहीं आ रहा है अपकृत्य का। अगला एक दो और आपका अधिकार है वो देख लिया जाए। एक तो आपका राइट टू नो हमें देखना है और दूसरा आपका सूचना का अधिकार हम बता चुके हैं, बताएं कि नहीं कल का। लेकिन जानने का अधिकार पहले देखिए। राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार, इसके बाद आपका हम सूचना का अधिकार बताते हैं। रोमेश थापर के वाद में ये निर्णय दिया गया कि जो राइट टू नो है या जानने का अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फ्रीडम में समाहित है। यानी कि सरकार कौन से कार्य कर रही है, ये आम जनता को जानने का क्या है, अधिकार। इसके बाद आपका जो आंदोलन चला, आरटीआई को लेकर चला, और इसको थोड़ा हम और डिटेल में करते हैं। सूचना को लेकर चला और आरटीआई को थोड़ा बहुत डिटेल में हम करते हैं। आपका जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार एक कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है कि विधिक अधिकार है कि आपका सामयिक अधिकार है, और इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता में उच्चतम न्यायालय ने कई वादों में ये कहा
कि सूचना का अधिकार भी इसमें क्या है, समाहित। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये प्राइमा फेसाई फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में समाहित है, पहला ऑप्शन। दूसरा, चूंकि अब सूचना का अधिकार अधिनियम बन चुका है और उसके तहत आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं सरकार से, तो अब ये स्टेचूटरी राइट भी हो गया है, यानी कि विधिक अधिकार भी हो गया है। तो समस्या अब ये आई कि क्या कोई अधिकार अगर मूल अधिकार है और उसको विधिक अधिकार भी बना दिया गया तो मूल अधिकार वह बना रहेगा कि मूल अधिकार से हट जाएगा? बताइए तो आप लोग, क्या मूल अधिकार से बाहर हो जाएगा? तो मूल अधिकार से बाहर नहीं हुआ सूचना का अधिकार। मूल अधिकार जो है उसी को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए आरटीआई पर कानून बनाया गया है। तो अब वर्तमान समय में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार तो है ही, अब स्टैट्यूटरी राइट, अधिनियमित अधिकार, कानूनी अधिकार भी हैं, क्योंकि कानून बनाकर भी हमें क्या किया गया है, प्रदान। अगर कहीं भी ऑप्शन आए, दो में से एक चुनना हो तो पहला मूल अधिकार चुनिएगा। अगर दोनों दे दे कि दोनों है तो दोनों मारिएगा। अब समस्या जो ये आई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, इस समस्या को हाई कोर्ट ले गए लोग, क्योंकि आपका आयोग ने इसे केवल विधिक अधिकार माना था, जबकि वास्तव में प्राइमा फेसाई तो ये मूल अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों द्वारा क्या किया है, प्रदान। तो लड़कों ने ये कहा कि जब मूल अधिकार भी हैं, विधिक अधिकार भी हैं, और हमने फंडामेंटल राइट मारा और 1 नंबर 2 नंबर से हमारा कम रह गया, अतः ये मूल अधिकार माना जाए, विधिक अधिकार न माना जाए। आयोग ने कहा कि ये तो, अब आयोग फंस गया गला, तो अब ये नियम निकला कि जो विधिक अधिकार मारा है वो भी सही और जो मूल अधिकार मारा है वो भी सही, क्योंकि दोनों तो कहीं ऑप्शन में था नहीं, दोनों ऑप्शन क्या थे, अलग अलग। तो जो लोग मूल अधिकार माने थे उनको भी उस क्वेश्चन पर नंबर दिया गया। अब जिनका आधा 1 नंबर से रुका होगा वह अंदर हो गए होंगे। हम बताइए। देखिए, तमाम मूल फिर एक बार देखिए, तमाम जगह हम बता रहे हैं आपका, जैसे कि आपका उच्च शिक्षा संस्थाओं में आपका प्रवेश में आरक्षण के लिए अलग कानून बना है। फिर आपका अनुच्छेद 17 पर हमने बताया छुआछूत को दूर करने के लिए, दंडित करने के लिए अलग कानून बना है। अनुच्छेद 19 में भी हम बता रहे हैं आरटीआई बना है। देखिए, जहाँ तक मूल अधिकारों की बात है, मूल अधिकारों को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए सहायक कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि आप पुलिस एक्ट भी देख सकते हैं कि पुलिस एक्ट और अच्छे ढंग से लागू हो तो पुलिस एक्ट की धारा 46 राज्य सरकारों को पावर देती हैं कि वह इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए रूल या रेगुलेशन बना सकते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखा है रेगुलेशन या विनियम। तो बस ये है कि मूल अधिकार और अच्छे ढंग से क्या हो, लागू हो, विस्तृत तरीके से। जैसे कि आप एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 22 में आपका ये है कि अगर किसी अपने मनपसंद के अधिवक्ता से आप अपनी प्रतिरक्षा करा सकते हैं और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या किया जाए, पेश। अब ये एक फंडामेंटल राइट है, तो जब हम अनुच्छेद 22 1-2 दिन में आ जाएंगे, अभी समय लगेगा भाई, कम से कम 5-6 दिन लग जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में ही 3-4 दिन लगेगा, फिर आपका 21 में भी 4-5 दिन कम से कम लग ही जाता है, इतने अधिकार हैं कि
तब तो अनुच्छेद 22 में जो ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो जो कानून इस विषय पर बनाए गए उसमें ये मूल अधिकार समाहित किया गया विधिक अधिकार के रूप में भी, ताकि इसे और अच्छे ढंग से क्या किया जा सके लागू। जैसे कि सीआरपीसी की धारा 303 हो गई कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का क्या होगा, हक होगा। तो इसलिए बनाए जाते हैं। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका किताब पर आ गया। ये तो फिल्मों आपका आरटीआई देखिए अभी आगे बचा है भाई। तत्पश्चात आपका निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा विवाद इस पर देखना है। निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका फैसला दिया था कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हो अपना व्यक्तिगत ब्यौरा दे, यानी कि कितने मुकदमे हैं, कितने में सजा पाया, कितने में आरोप पत्र तैयार हो गए हैं कोर्ट में, कितनी देनदारियां हैं, कितना लोन लिया है, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, ये शपथ पत्र लगाकर फार्म भरते समय क्या करे, लिखे। तो इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए आपका भारत की संसद ने आपका कानून में संशोधन किया और ये लिख दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द किया और कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) में लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार समाहित है। अपने विचार अच्छे ढंग से लोग तभी प्रकट कर सकते हैं जब प्रत्याशी के बारे में पूर्ण रूप से उनको क्या हो, ज्ञान हो। अतः प्रत्याशी जब भी पर्चा भरे तो जितनी देनदारियां हैं, जितने मुकदमे उस पर चल रहे हैं, किसमें सजा हुई है, ये कितनी प्रॉपर्टी है, पति अगर पत्नी है तो नाम लिखे, कितनी प्रॉपर्टी है सब लिखे। तो मैं बताया था पहले ही दिन कि मोदी जी ही पत्नी का नाम नहीं लिखते थे, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो लिखना शुरू किए 2014 से, और नहीं लिखते तो इनका हो सकता है चुनाव ही क्या हो जाता, रद्द। तो अब मरता क्या न करता, यानी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है भारत में, कि मजबूरी में लोग क्या न करते, तो पहली बार अपनी पत्नी का क्या लिखे, नाम। और जैसे वो तो भाई जैसे ही पर्चा भरेंगे वैसे ही आप निर्वाचन आयोग की साइट पर पूरा बायो अपलोड हो जाता है। आप साइट खोलिए, किस प्रत्याशी का क्या क्या रिकॉर्ड रहा है, तुरंत क्लिक करिए, और पेपर वाले पर्चा भरते ही दूसरे दिन क्या करते हैं, तीसरे दिन छाप ही देते हैं पूरा बेकायदा। क्या करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका पैसे के मामले में जिसका विकास हुआ है वो हमारे लालची उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं। अर्श माने फर्श से अर्श तक पहुंच गए, यानी कि हजारों से अब करोड़ों में खेल रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग की साइट पर आप देख सकते हैं। तो आपका तिकड़मबाजी करते रहते हैं भाजपा में, आपका कभी मुख्यमंत्री के लिए तो कभी अध्यक्ष पद के लिए। आपका अब हुआ कि नहीं मिलेगा अध्यक्ष पद तो कहीं सपा में न चले जाएं, तो कोई नेताओं का भरोसा नहीं है, कब पार्टी चेंज कर दें। तो आगे यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बन गया है, और उसके तहत आप सूचना पाएंगे। जब आपको जानकारी होगी तभी तो सरकार के कार्यों की आलोचना या समर्थन करेंगे। तो ये बातें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या हैं, शामिल। अब अगला आया ऑटो शंकर का मामला आता है। ऑटो शंकर का मामला राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला आता है। इसका उपनाम है ऑटो शंकर मामला। इसमें देखिए हुआ क्या था
राजगोपाल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें तथ्य ये थे कि एक अपराधी था, पुलिस को उसको प्रोटेक्शन प्राप्त था, माने पुलिस संरक्षण देती थी। तत्पश्चात वह गिरफ्तार होकर जेल में गया। जेल में एक व्यक्ति ने उसका आपका पूरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू छापने लगा। तो जब इंटरव्यू छापने की बारी आई तो राज्य ने रोक लगा दी कि इनका इंटरव्यू आप नहीं छाप सकते। तो मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी कैदी का साक्षात्कार लेना और उसको प्रकाशित करना भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगा, और इस डर से कि पुलिस वालों की बेइज्जती होगी, पुलिस वालों की मान हानि हो जाएगी, ऐसे इंटरव्यू के प्रकाशन पर रोक लगाया जा सकता है कि नहीं, इस कारण नहीं। हाँ, लेकिन अगर न्यायालय में अगर आप जेल में जाकर किसी कैदी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो यह एक मूल अधिकार नहीं है। इसके लिए न्यायालय की इजाज़त लीजिए और जाकर कैदी का क्या लीजिए, नैनी जेल में आप इंटरव्यू। ये नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, न्यायालय की इजाज़त लेकर जाइए। न्यायालय इजाज़त दे या देने से क्या कर दे, इनकार। इस प्रकार आपका जो मुख्य मुख्य अधिकार था वही हम बता पाए। अधिकार तो अनुच्छेद 19 में तमाम है, भाई बताना संभव नहीं है। मैं फिर बता दूं, उतने अधिकारों को बताना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी हमें लगता है कि 15-20 महत्वपूर्ण अधिकार तो हमने क्या किया, बताया है। अब आगे बढ़ा जाए आपका। अब जो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम भारत के सभी नागरिकों को दी गई है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित है। यानी कि इस पर स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य केवल प्रतिबंध नहीं, शब्द ध्यान में रखिएगा, कैसा प्रतिबंध लगा सकता है, युक्ति युक्त। अब प्रतिबंध युक्त युक्त है कि नहीं, कल भी मैं बताया था, इसका अंतिम निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय द्वारा। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी बोलने की आज़ादी पर, आपको अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी पर या वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो रोक लगाई जा सकती है वह किन आधारों पर लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 में 8 आधार दिए गए हैं। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है आपका, 8 आधार प्रयास करिए कि हम तो डिटेल में बता ही रहे हैं और को रिलेट करके बताएंगे, लेकिन प्रयास ये करना है कि जो 8 आधार हैं उसको भाई तैयार करिए। और इसमें केवल आधार ही नहीं पूछा जाता, बल्कि कुछ आधार मूल रूप से थे, कुछ आधार बाद में जोड़े गए। तो कभी काल क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा आधार कब जोड़ा गया, तो वो भी हम बताएंगे क्यों जोड़ा गया। आइए देखिए क्लास 2, खंड 1 के उपखंड क। खंड 1 के उपखंड क का मतलब है हुआ, खंड 2 में 19 का खंड 2 चल रहा है। खंड 1 का उपखंड क का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 19 1A, इसका मतलब हुआ देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 19 1A, यानी कि जो मूल अधिकार स्वतंत्रता दी गई है स्पीच एंड किसकी, एक्सप्रेशन की, अनुच्छेद 19 1A की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर
भारत की प्रभुता और अखंडता। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, ये जो पहला आधार है, जिस आधार पर आपकी ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वह प्रतिबंध कौन है? भारत की आपका प्रभुता और अखंडता। यानी कि आप भारत की सॉवरेनिटी पर आप अटैक करना चाहते हैं, अटैक कर रहे हैं, या भारत की अखंडता पर, यानी कि आपका ये मानना है कि भारत को हम खंडित खंडित करके रहेंगे। जैसे ज़्यादातर नारा जेएनयू में लगता है और कन्हैया कुमार जो थे उसमें शामिल भी थे। आपका वीडियो जो आया, अब भाई फर्जी था कि वास्तविकता था वो तो अलग बात है, क्या था, क्योंकि वीडियो एडिट भी हो सकता है, वो तो अलग बात है कि तमाम लोगों पर मुकदमा चल रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा आपका लगाया गया, और कोई भी भारत का जो सभ्य नागरिक है इस नारे का समर्थन नहीं करेगा। तो तत्पश्चात आपका, इसीलिए किसी भी आपका बिहार में लड़े, तमाम जगह कन्हैया कुमार जी लड़े, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पाए। आपका इसमें भले अध्यक्ष रहे हो आपका जेएनयू का, लेकिन कहीं चुनाव में सफल नहीं हो पाए। और कई जगह गए तो लोग कहे कि आपकी आवश्यकता नहीं, आप जैसे देशद्रोही की, राजद्रोही की, कई जगह विरोध भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, तो अलग बात है वो तो अगर कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है भारत की संप्रभुता या भारत की एकता और अखंडता पर अटैक करता है, तो उसके मुंह को बंद किया जा सकता है, उसकी पत्रिका जब्त हो सकती है, समाचार पत्र जब्त हो सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है राजद्रोह का, और बोलने की आज़ादी पर इस आधार पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध। ये प्रतिबंध आपका मूल संविधान में नहीं था। तो अगला क्वेश्चन इस पर लिख लेना चाहिए, ये कब जोड़ा गया? तो ये आपका 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में जोड़ा गया। यानी कि जो पहला प्रतिबंध हम बता रहे हैं कि भारत की सॉवरेनिटी, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आप अटैक नहीं करेंगे, आपको आज़ादी नहीं दी गई है कि आप भारत की संप्रभुता और अखंडता को तार तार करिए। तो ये प्रतिबंध कब जोड़ा गया? तो 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963, ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए आपका राज्य की सुरक्षा, ये जो अपवाद था ये आपका मूल रूप राज्य की आपका हो। दूसरा हो गया राज्य की सुरक्षा। जहाँ तक राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है, अगर भारत की सुरक्षा का मामला है और उस सुरक्षा के प्रश्न पर आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपकी बोलती बंद की जा सकती है। यानी कि स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता राज्य की सुरक्षा के आधार पर भी क्या की जा सकती है? छीनी जा सकती है। छीनी जा सकती है मतलब कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। तीसरा देखिए आपका, तीसरा आपका इसमें जो है ये फिर आपका विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब अगला देखा जाए, तीसरा आपका आधार है प्रतिबंध का, कि अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं या ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कि भारत और विदेशी राज्यों में जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, वह डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको बोलने की और अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी को छीना जा सकता है। उस पर उचित प्रतिबंध क्या हो सकता है? लगाया जा सकता है। तो क्रम से याद रखिए, पहला क्या था? भारत की आपका संप्रभुता और अखंडता। दूसरा क्या था? राज्य की सुरक्षा।
तीसरा क्या था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। चौथा, लोक व्यवस्था। आइए देखा जाए, सबसे आपका जो लोक व्यवस्था, आपका जो ये शब्द हैं, ये सब आपका कह सकते हैं कि एक ये विवादित शब्द हैं। विवादित शब्द आपका इसलिए माना जाता है क्योंकि लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक आर्डर, आपका पब्लिक आर्डर किसे कहा जाएगा ये कहीं डिफाइन नहीं है। तो पब्लिक आर्डर का मतलब पहले समझिए। लोक व्यवस्था अगर आपके विचार प्रकट करने से या आपका माने अगर आपकी वाक और अभिव्यक्ति के कारण लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो आपकी ये जो स्वतंत्रता है, राज्य इस पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध। लोक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि अगर आप भाषण देते हैं तो शांति भंग हो जाएगी, लोगों में कटुता पैदा होगी, अशांति फैल जाएगी, विधि व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। अतः ऐसे आधारों पर आपको बोलने से क्या किया जाएगा, रोका जा सकता है। एक दो उदाहरण देखिए। इस प्रावधान का सरकार हमेशा मिसयूज करती है, अपने विरोधियों को बोलने से क्या करती है, रोकती है। प्रतिबंध हमेशा सरकार लगाती है। एक दो उदाहरण जरूर इस पर देखा जाए। आपका जैसे कि एक नेता जो हैं वह ज़्यादातर बोलने पर रोक लगा देते हैं। जैसे कि ममता बनर्जी हैं तो कई बार भाजपा के नेताओं को रैली की अनुमति ही नहीं दी गई कि ये बोलेंगे तो पब्लिक आर्डर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब। बोलने पर रोक, फिर आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और चुनौती दी गई, कोर्ट की अनुमति से रैली हुई, लेकिन कुछ समय तो क्या हुआ, अब 2-4 माह निकल गया, तत्काल तो आपको बोलने पर क्या लगा दी गई, रोक। सबसे उत्तम उदाहरण आपका प्रयागराज का भी ले सकते हैं। और कहावत भी कही जाती है कि आज आपका दिन है, कल हमारा भी दिन आएगा, तो हम भी आपकी करनी का क्या देंगे, फल देंगे। यानी कि आपका ये मान कर चलिए कि जो जीवन है एक न एक दिन सबको मौका देता है, और उस मौके का कौन कितना लाभ उठाता है, कौन यूज करता है, कौन मिसयूज करता है। जैसे हमारे मौर्य जी हैं, इनको भी एक दिन चाय पीने का मौका मिला, तो जैसे ही निकले, कौन सी धारा शाम को बताई गई थी मौर्य जी, एविडेंस की कौन सी धारा में आपका उदाहरण एकदम 100% सेट हो रहा था। हाँ देखिए, याद कर लिए हैं, 156 एविडेंस। 156 एविडेंस का जो दृष्टांत है, जैसे चाय पीने कोचिंग से निकले तो रास्ते में दो लोग मिल गए कि कहाँ जा रहे हैं, तो बताए, तो कहे कि चलो हम भी चलेंगे। फिर चाय की दुकान पर एक लोग खड़े थे, तो वो भी पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो 4 हो गए। और अंदर गए चाय की दुकान में, तो एक शख्स पांचवा क्या हुआ था, पहले से ही मौजूद था कि कोई आए और चाय पिलाए। एक तो लोग ये भी करते हैं, इंतजार करते रहेंगे घंटों कि कोई आ जाए आपका, तो आज मुर्गा फंस जाए तो इसको क्या करें, हम आपका हलाल कर दें, यानी कि इसी से चाय पी लें। तो इसी उदाहरण को सह अपराधी पर बताया गया कि कहाँ योजना बनी, किस रास्ते से गुजरा, कौन कौन मिला, किससे क्या बात हुई, कौन रास्ते में साथ हो लिया, और घटना स्थल पर कितने पहुँचे। तो मौर्य जी एकदम आपका एविडेंस की धारा 156 का दृष्टांत क्या कर लिए हैं, तैयार। यही चाहिए भी, उदाहरण दिया जाए तो उस उदाहरण का लाभ उठाइए। जैसे हमारे मौर्य जी उठा रहे हैं, नाराज आज तक हुए नहीं, जिस दिन नाराज हो जाएंगे, मान कर चलिए अपने तो जाएंगे और 2-4 लोगों को क्या करेंगे, हम तो डूबेंगे,
तुम्हें भी क्या करेंगे। भाई ऐसा न करिएगा, क्योंकि भाई जीवन का सवाल है। क्योंकि सह अपराधी आपके साथ ना मुजागर नहीं किया जाएगा, तो सह अपराधी आपके साथ, आपके साथी हैं भाई कई लोग सह अपराधी। तो आगे बढ़ा जाए, फिर बैक करा जाए लोक व्यवस्था में। उदाहरण सटीक देखा जाए आपका यूपी का, इधर उधर का न देखकर, और आपका दो नेताओं का, दो मुख्यमंत्रियों का देखा जाए। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही मामला है। आपका अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय आपका भाजपा के सपोर्टर आपका अध्यक्ष पद पर यहाँ चुना गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उसने छात्र संघ के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा था और योगी जी को इनवाइट किया। ये बातें अखिलेश जी को शोभा नहीं दी, और आपका जब मिर्जापुर में योगी जी आए तो वहीं पुलिस ने उन्हें प्रयागराज में आने से रोक दिया, और इसी आधार पर कि आप जाएंगे, भाषण देंगे तो माहौल गर्म हो जाएगा विश्वविद्यालय का, और पब्लिक आर्डर क्या होगा, डिस्टर्ब। तो आपका तलमला कर वहीं से ऑनलाइन भाषण दिए, और कहाँ चले गए, लखनऊ। फिर आपका समय मौका देता है, मैं बताया ही। फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने, फिर सपा समर्थक अध्यक्ष बना। अखिलेश जी को बुलाया गया उद्घाटन के लिए, और लखनऊ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में चढ़ गए थे। उसके बाद पुलिस और अधिकारी गए और हवाई जहाज से ही क्या किए, उतार लिए कि आप जाएंगे, भाषण देंगे तो पब्लिक आर्डर क्या होगा। तो पब्लिक आर्डर एक बहुत व्यापक शब्द है, सरकारें हमेशा इसका मिस यूज करती हैं। आपका अगला देखिए, थोड़ा शार्ट किया जाए क्योंकि बहुत लंबा है भाई ये। इसके बाद आपका शिष्टाचार, यानी कि आपका अगला है, ये चार हुआ ना, आपका एक दो चार, पांचवा शिष्टाचार, यानी कि आपका शिष्टाचार या सदाचार एक ही है। यानी कि शिष्टाचार या सदाचार का मतलब ये हुआ कि नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर का मतलब ये हुआ कि गुड बिहेव बनाए रखने के आधार पर। यानी कि यह व्यक्ति है अच्छा आचरण दर्शा नहीं सकता, बुरा आचरण दर्शाने वाला है तो बुरा आचरण दर्शाएगा और अपनी बातों को बताएगा। इससे अच्छा यही है कि इसके बोलने की आज़ादी पर क्या लगा दिया जाए, रोक। तो गुड बिहेव बनाए रखो, इसके लिए कानून में और भी प्रावधान है, जहाँ की आपसे गारंटी मांगी जा सकती है कि आप ऐसी बोली न बोलिए जो राज्य सरकार, जो सरकार के मने विरोध में हो, भारत के विरोध में हो, अश्लील हो या आपका अपमानजनक हो। तो अब सीआरपीसी में ऐड करिए कि सदाचारी बने रहने के लिए, शिष्टाचारी बने रहने के लिए अच्छा आचरण आप दर्शाएंगे, गुड बिहेव दिखाएंगे। इसके लिए सीआरपीसी में भी प्रावधान है, 108 धारा, 109 और 110। तीन धाराओं के तहत प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर। आपके बोलने से पहले ही बोलने की आज़ादी पर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो 108 में है कि अगर आप सेडिशन वाली बातें, अश्लील बातें करना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, तो पहले ही गारंटी ले ली जाए कि आप देशद्रोही बातें करेंगे कि नहीं। तो जब आपका रैली या भाषण की अनुमति दी जाती है तो कंडीशन लगाई जाती है कि आप ये सब बातें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, और इन शर्तों का आप क्या करेंगे, पालन। और जैसे ही शर्तों का आगे बताया जाएगा, शर्त का उल्लंघन होगा तो क्या होगा। अगला नियम देखा जाए आपका, ये जो हम बता रहे हैं
108 हमने बताया। 109 में संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रत्याभूति, और 110 में हैबिचुअल अफेंडर, आदतन अपराधी या आभासिक अपराधी से प्रत्याभूति ली जाती है कि तुम सदाचारी क्या रहोगे, बनो रहोगे। इसी प्रकार अगर एससी एसटी एक्ट में भी ऐसा प्रावधान है, धारा 17 में, अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका है कि वह एससी एसटी के प्रति आपका अत्याचार का अपराध कर सकता है, गलत आचरण दिखा सकता है, तो प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा सकती है, निवारक कार्रवाई की जा सकती है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका न्यायालय अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आइए, न्यायालय अवमान के आधार पर भी आपकी बोलती बंद की जा सकती है। आपको अपने विचारों को प्रकट करने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मान लीजिए किसी ने कोई लेख लिखा, किताब लिखी, फिल्म बनाई, और उसमें आपका न्यायालय का अपमान हो रहा है, अवमान हो रहा है, कंटेम्प्ट हो रहा है, तो क्या सरकार उस फिल्म, किताब के वितरण और प्रकाशन पर रोक लगा सकती है कि नहीं? लगा सकती है। तो न्यायालय अवमान होता क्या है, अब थोड़ा बहुत डिटेल में देखिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में डिफाइन किया गया है। कंटेम्प्ट को डिफाइन न करते हुए दो वर्गों में बांटा गया है, एक सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल। सिविल का मतलब कब आप सिविल अवमान करेंगे, तो जब कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश या डिक्री को मानने से डिनाई कर दे, तो ये सिविल अवमान। और न्यायपालिका को गाली दीजिए, भ्रष्ट हैं, ये हैं, यानी कि न्यायपाल ऐसा कुछ बोलिए, लिखिए, करिए जिससे कि न्यायालय की इज्जत कम हो, अधिकारिता कम हो, उसकी निष्पक्षता पर क्या पड़े, प्रभाव। तो ये कौन सा अवमान हो गया, क्रिमिनल। दोनों के लिए जो दंड है 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों, ये याद रखिए। न्यायालय अवमान या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपका अनुच्छेद भी कई 3 अनुच्छेद कम से कम याद रखना है। एक 129, दूसरा 142 और तीसरा 215, 129, 142 और 215। 3 अनुच्छेद कम से कम संविधान के क्या होने चाहिए, याद। 129 में ये है कि उच्चतम न्यायालय अपने अवमान और अपने अधीनस्थों के अवमान के लिए भारत के किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। 142 में है अनुच्छेद कि उच्चतम न्यायालय इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके भारत के किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, दंडित। और हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दंडित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट 129, तो हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद है, 215। तो 129 और 215 दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 में है। और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा 215। बहुत पूछा जाता है, तीनों अनुच्छेद याद रखिए। आगे देखिए आपका, इसके बाद आपका मानहानि यानी कि डिफमेशन। डिफमेशन को देखा जाए, मान का मतलब सम्मान या इज्जत या ख्याति, और हानि मतलब नुकसान, नुकसान मतलब नुकसान। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपमान वचन द्वारा, यानी कि आपका सलेंडर द्वारा, या लाइबिल यानी कि अपमान लेख द्वारा,
किसी व्यक्ति की इज्जत को ठेस पहुंचाता है, ख्याति को ठेस पहुंचाता है, तो हम उस कार्य को क्या कहते हैं? मान हानि। तो मान हानि आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनता है। मान हानि अपराध भी है, अपकृत भी है। तो बिहार बनाया कि कौन सी कार्यवाही की जाएगी? सिविल कार्यवाही की, क्रिमिनल की, दोनों समवर्ती। सिविल न्यायालय में जाकर मुकदमा करके क्या वसूली है? मुआवजा। और आईपीसी में जाकर ऐसे व्यक्ति को क्या कराइए? अब सामंड ने ये कहा है, सामंड महोदय ने कहा कि कंकरेंट कार्रवाई की जा सकती है। तो मानहानि में क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए कहावत एक आपका बता दिया जाए कि अगर धन चला गया तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करके कमा लेंगे। स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा ही गया, लेकिन एक बार जब इज्जत चली जाती है, करेक्टर चला जाता है, चरित्र चला जाता है, सील चला जाता है, ख्याति चली जाती है, गुडविल चली जाती है, अब कितना शब्द बताया जाए, इतना क्रेडिट चली जाती है, तो दोबारा वह वापस आती हैं कि नहीं? नहीं आती हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण मौर्य जी हैं। ये जानते हैं कि क्रेडिट चली जाएगी तो न घर के रहेंगे न घाट के। अतः इज्जत पर जब अटैक होता है, ख्याति पर अटैक होता है, तो इसे कानून संरक्षित करता है। ऐसा बोली न बोलिए कि किसी की ख्याति पर क्या हो, अटैक हो। अगर आप ऐसा किताब लिखे हैं, बोले हैं, तो आपको रोका जा सकता है कि नहीं राज्य द्वारा, और एक मुकदमा भी हो जाएगा आईपीसी की धारा 499। तमाम लोग करते भी रहते हैं, जैसे कि आपका स्मृति ईरानी ने किया कि हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगाए हैं कांग्रेस वाले, तो इतना करोड़ मुआवजा क्या किया जाए, दिया जाए। तो आप कर सकते हैं मुकदमा। अगला देखिए, अगला अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लोग अपराध को करने में अग्रसरित होते हैं, यानी कि लोगों को अपराध करने में बढ़ावा मिलता है, यानी कि लोग अपराध के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है या समाचार पत्रों में ऐसी बातें छापता है, फिल्म बनाता है, तो इस आधार पर उसकी स्वतंत्रता पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध। तो इस प्रकार आपका 8 आधार बताए गए, और इन स्वतंत्रताओं पर युक्त रूप से इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब प्रतिबंध रीजनेबल है कि नहीं, ये अलग से हम बताएंगे। रीजनेबल अलग से 12-13 पॉइंट चलना है। अगला मूल अधिकार देखा जाए। जो दूसरा मूल अधिकार है अनुच्छेद स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 19(1) आपका बी है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता या अधिकार। देखिए इसमें भाई आपका भारत के प्रत्येक नागरिक को ये मूल अधिकार प्राप्त हैं कि वह शांतिपूर्वक और बिना हथियार के आपका सम्मेलन कर सकता है, या जुलूस निकाल सकता है, या सभा कर सकता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। प्रतिबंध का जो आधार दिया गया है वह आपका क्लाज 3 में दिया गया है, और 2 आधारों पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, राज्य लगा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता पहला आधार है, और दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद का विषय है पब्लिक आर्डर या लोक व्यवस्था। सबसे बड़ा विवाद का विषय यही है कि पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने इनकी सभा पर रोक लगा दिया, जुलूस पर रोक लगा दिया,
सम्मेलन पर रोक लगा दिया, किस आधार पर? लोक व्यवस्था डिस्टर्ब न हो, यानी कि समाज में अशांति फैल जाएगी इत्यादि। तो आगे देखा जाए इसको पहले। अंत में या अंत में वो लिखा जाता है या ये नहीं, तो जो अंतिम शब्द लिखा जाता है कभी काल या लगा दिया जाता है, अलग अलग है, एक नहीं है। आपका याद रखिए, मान्य हानि अलग है। मान्य हानि माने किसी की इज्जत पर अटैक करना। अपराध उद्दीपन मतलब ऐसी वाणी बोलिए कि लोग अपराध करने के लिए क्या हो जाएं? उत्तेजित, उत्तेजित हो जाएं। देखिए लाइव क्लास चल रहा है ना, हो बहुत फोन आ रहे हैं क्यों? एक बार चेक करिए लाइव क्लास पे, तब आपका आगे बढ़ा जाए इसमें। देखिए आपका जब भी ये मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इसका एरिया भी बहुत व्यापक है, और आपको कहाँ कहाँ से गवर्न करना है ये पहले समझिए, और तब तो मूल अधिकार बताया जाए। इस पर एक दो केस भी याद रखिएगा, कम से कम एक केस तो याद ही रखना पड़ेगा, और मधु लिमय का केस। देखिए आपका हम बता रहे हैं, जब भी इस धारा को पढ़िएगा तो कम से कम सीआरपीसी की धारा 144 एक बार जरूर पढ़िए। इसके बाद आपका 144 ए हम बताएंगे, सीआरपीसी में हम बता रहे हैं, अभी आपका पहले एरिया कवर कर लिया जाए। इसके बाद आप सीआरपीसी की धारा 129 पढ़ेंगे, फिर सीआरपीसी की धारा 130 पढ़ेंगे। कम से कम ये दो धाराएं तो आपको पढ़ना ही होगा, ये याद रखिए। इसके बाद आगे देखा जाए। अगला बैठिए, अभी 5-10 मिनट बाद खाली होंगे हो। इसके बाद आपका आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, तो ये जो पूरा 141 से कहाँ तक का ग्रुप है, 160 तक का, ये धाराएं इसी में समाहित होंगी। ये आईपीसी की कहाँ से कहाँ तक, 141 से लेकर कहाँ तक। वैसे मुख्य रूप से 2-3 धाराएं ही हम बताएंगे जो अटैच होती हैं। इसके बाद आपका पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 पढ़ेंगे, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 अनुज्ञप्ति, हाँ 30 पढ़ेंगे, जिसमें कि लाइसेंस दिया जाता है पुलिस अधिकारियों द्वारा। और आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है प्री में भी मेंस में भी, इस बार भी आया था, मैं रटवाया भी था कि धारा 30 का क्लास 4 संगीत कितना बाजा बजेगा रास्ते में, क्या पुलिस रेगुलेट कर सकती है कि नहीं? अब कोई ये भी क्वेश्चन न कर पाए, हमें लगता है 25 बार मैं बताया हूँगा कि ये रट कर जाइए, रट कर जाइए। अब ये है कि भाई कुछ लोग 2-4 नंबर से पीछे रह गए, वो अलग बात है, लेकिन आपका पढ़ाया गया था पूरा, और 99 क्वेश्चन आया था, इसमें कोई शक नहीं है प्री में। और मेंस में भी एक एक छोटी छोटी बातों को हम शाम वाले पीरियड में लेकर चल ही रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं कि एक एक छोटी छोटी बातों को छोड़ा न जाए। तो आप लोग जो लोग ना आते हो, घर पर भी आपका नोट्स बनाते रहिए या पढ़ते ज़रूर रहिए, क्योंकि अगली परीक्षाएं आएंगी तो उसमें ये सब बहुत काम करेगा, और डिटेल में चल रहा है, शॉर्टकट में नहीं शाम को चल रहा है कोई चीज़। फिर एक बार देखिए, पहले तो आपका सभा एकदम प्राचीन काल से हम उठाते हैं। प्राचीन काल में जब लोग ज़्यादा लोग एक जगह एकत्र हो जाते थे, तो सरकार या राजा, उस समय राजा होते थे, राजा को खतरा उत्पन्न हो जाता था कि ये एकत्र हुए हैं तो कुछ न कुछ क्या करेंगे, आपका राजा के खिलाफ करेंगे। अतः एकत्र होना खतरा माना जाता था। लेकिन जब लोकतंत्र आ गया, यानी कि जब डेमोक्रेटिक शासन हो गया, तो एकत्र होना, आपस में विचार विमर्श करना, योजना बनाना, ये लोगों का मूल अधिकार बना दिया गया।
कि आप एकत्र हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। लेकिन ये भी सही बात है कि बैठक की आड़ में आप गलत कार्य न करिए। यानी कि अगर आपने बैठक की आड़ में, जुलूस की आड़ में अगर पुलिस को लगता है कि ये आदमी जुलूस निकालेगा, बैठक करेगा, सम्मेलन करेगा, सभा करेगा, तो हो सकता है कि लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, तो ये पुलिस कह सकती है कि आप एप्लीकेशन दीजिए और लाइसेंस ले लीजिए सभा करने का। तो पुलिस चाहे तो लाइसेंस दे, या देने से क्या कर देती हैं, डिनाई। लाइसेंस देती हैं तो शर्तें लगाती हैं कि ये शर्तें हैं, आपको प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन इन शर्तों का क्या करिएगा। और जैसे ही आपने शर्त का वायलेशन किया तो लाठी डंडा आंसू गैस क्या होंगे, और उसके बाद तमाम उपाय होंगे। तो पहला आइए हम शुरू करते हैं। पहले लाइसेंस दिलवा दीजिए, अनुज्ञप्ति दिलवा दीजिए। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जो कार्य अवैध हैं, आपको परमिट अगर मिल गया तो वह कार्य अब अवैध न होकर क्या हो जाएगा, वैध। जैसे वाहन ही देख लीजिए कि वाहन चलाना बिना लाइसेंस के अवैध है, और जैसे ही लाइसेंस मिल गया वह अवैध कार्य किस में कन्वर्ट हो गया, वैध में। तो लाइसेंस में शर्तें लगाई जाती हैं और अवैध कार्य को क्या प्रदान की जाती हैं, वैधता। ये एक लाइन याद रखिए। तो धारा 30 इसलिए महत्वपूर्ण है इस धारा के साथ पुलिस एक्ट की कि वहाँ जुलूस निकालने, सभा करने के लिए क्या दी जाती है, लाइसेंस। अब आइए, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए हैं और उनका उद्देश्य सही नहीं है तो आपका ये जो एकत्रितकरण है, अब आईपीसी में आइए 141 में, ये जो जमाव होगा, सभा होगी, असेंबली होगी, अब ये कैसा जमाव या जुलूस हो जाएगा, अनलॉफुल 141 आईपीसी। और अगर ये विधि विरुद्ध जमाव के जो लोग हैं, 5 या 5 से अधिक लोग, अगर अपने जमाव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सा अपराध हो जाएगा, राइट, यानी कि बलवा। तो बताइए बलवा कहाँ परिभाषित है, 146 में। बलवा, सामान्य बलवा के लिए दंड 147 और हथियार के साथ बलवा किया है तो 148। देखिए भाई गलत हो जाता है क्वेश्चन, आपका प्रयास करिए, फिर हम एक बार बता रहे हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही आपको गौर करनी है। मैंने जहाँ गलतियाँ, ये भी एपीओ में आया था, 148 आया था ना, कि आयुध के साथ, घातक आयुध के साथ बलवा। तो 146 में बलवा परिभाषित, 147 में सामान्य दंड और 148 में घातक आयुध के साथ बलवा। तो ये बलवा भी हो जाएगा। अब आइए, अगर जमाव अवैध हो गया, सही नहीं रहा, तो लाठी डंडा बम चलेगा और गोली भी चला सकते हैं पुलिस वाले। तो सीआरपीसी में आइए 129 में सिविल बल का प्रयोग करके जमाव को क्या किया जाए, तितर बितर, और सशस्त्र बल का प्रयोग करके की धारा में 130 में। अब आइए, क्या अगर आपके जुलूस निकालने, धरना देने, प्रदर्शन करने, सभा करने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत रोक लगा दिया है, तो ये भी रोक वैध मानी जाएगी। और इसी पर केस आया मधुलिमय बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। बहुत महत्वपूर्ण केस है, निश्चित पूछा जाता है कि धारा 144 सीआरपीसी को किस वाद में कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, संवैधानिक माना गया, गलत न हो। मधुलिमय
वर्सेज आपका एसडीएम मुंगेर। भाई गलत ना हो ये, सोमवार को अब क्लास चलेगा भाई। आज ये कल टेस्ट होगा भाई आपका मेंस का, और जो लोग आपका मेंस का टेस्ट देना चाहते हैं, एविडेंस का टेस्ट होगा पहले। अभी चूंकि शुरुआत किया जा रहा है, तो कम से कम शुरुआत हो जाए तो धीरे धीरे आपका कार्यक्रम आगे टेस्ट का भी बढ़ाया जाएगा। तो आपका कल 9 बजे से मेंस का टेस्ट होगा। जे प्री का अगले हफ्ते से कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और पहले आपका जूरिस्प्रूडेंस का टेस्ट कराया जाएगा। इस हफ्ते से तो नहीं, माने यूपी जे प्री का जो टेस्ट है अगले हफ्ते से आपका लोग डिमांड कर रहे हैं कराया जाएगा। और अभी चूंकि समय है तो लोगों की ये मांग है कि भाई एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग कराया जाए, तो जूरिस्प्रूडेंस का पहले कराया जाएगा। आपका वहीं 100 क्वेश्चन 3-4 बना दिया जाए, ताकि 400-500 क्वेश्चन की लिस्ट आपके क्या रहे दिमाग में। तो आपका सोमवार को क्लास, सोमवार को शेड्यूल भाई आपका